नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। शनिवार से सबके रोंगटे खड़े हैं कि आखिर एनसीपी के नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हो गई। कुछ लोगों ने और जो कि 3 लोगों ने बताया जा रहा है कि वो जब ज़ीशान सिद्दीकी जो उनके बेटे हैं, उनके ऑफ़िस से जब वो बाहर निकल रहे थे, तो 3 लोगों ने उनको मिलकर गोली मारी और जब वो अस्पताल पहुँचे, तो वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए थे। उसके अगले दिन एक फ़ेसबुक पोस्ट भी वायरल होता है और उस फ़ेसबुक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ज़िम्मेदारी ली है कि उन्होंने ही शायद तथाकथित रूप से इस हत्या को अंजाम दिया है और उसमें तमाम एंगल्स हैं। सलमान खान की नज़दीकी, दाऊद इब्राहिम से, रियल एस्टेट का एंगल और तमाम चीज़ों पर ये कहा गया है कि अगर उन्होंने उसी फ़ेसबुक पोस्ट में ये लिखा गया है कि जो भी हमारे किसी व्यक्ति को मारेगा, तो फिर हम वापस स्ट्राइक बैक करेंगे। हालाँकि वो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के ऊपर जो जाँच का शिकंजा है, वो तेज़ हो गया है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो जाँच हो रही है, उसका शिकंजा कसता जा रहा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति गर्म होती चली जा रही है। अब अगर राजनीति की बात करें तो उसकी बात मैं पहले करूँगी, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिंदे की सरकार महाराष्ट्र के लिए कलंक है और देवेंद्र फडणवीस किसी काम के नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के आने के बाद मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। यानी कि किस तरीके से गैंग वॉर अपना फिर से सिर उठा रहा है मुंबई में, उसका अंदेशा संजय राउत दे रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट में। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें कही हैं जो कि वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है। उन्होंने और इसके अलावा क्या कहा है, सुनते जाइएगा। उन्होंने ये कहा है कि इस सरकार को अंडरवर्ल्ड का भी समर्थन प्राप्त है। ये बहुत बड़ा आरोप संजय राउत ने लगाया है कि इस सरकार को अंडरवर्ल्ड का समर्थन प्राप्त है और ये अंडरवर्ल्ड गुजरात से चलाया जा रहा है। आज गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। इसका मतलब है कि देश में 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पहले से ही वितरित की जा चुकी है। जनता को यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये पैसा किसके पास जाता है, किस पार्टी को इससे फायदा होता है और कौन इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए कर रहा है। तो बहुत ही गंभीर आरोप इसमें संजय राउत ने लगाए हैं और लगातार एकनाथ शिंदे की सरकार के ऊपर विपक्ष नकेल कस रहा है। कल भी आपने देखा था, शरद पवार ने कहा कि जब एसआईटी की जांच की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि केवल जांच की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, आप जिम्मेदारी तय करिए और लोगों से इस्तीफा मांगिए। और साथ में आपको ये भी बता दें कि संजय राउत ने इसके अलावा भी एक बहुत ही सेंसेशनल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद और गुजरात एटीएस की हिरासत में एक गैंगस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। यह गुजरात से आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री के लिए एक चुनौती है और अजीत पवार को अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। तो वो अमित शाह के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो साथ में बादलापुर में जो बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था, उसके बारे में भी वो कहते हैं कि जिस समय अक्षय शिंदे जो कि आरोपी था बादलापुर रेप केस में, तो उसको गोली मारकर खुद एकनाथ शिंदे ने अपने आप को सिंघम घोषित किया था। और फिर संजय राउत एक तरीके से ललकारते हुए कहते हैं कि एकनाथ शिंदे अब अपनी तुम सिंघम गिरी दिखाओ, अगर हिम्मत है और तुम मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के साजिशकर्ताओं का एनकाउंटर करो। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की का जो पूरा गठबंधन है वो उस समय काफी हमलावर है महायुवती पर और बार बार वो यही कह रहा है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था केवल और केवल एक जंगल राज की तरह अब इस समय दिख रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसमें एसआईटी की जो जांच हुई है और इसमें अभी किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मैं ये भी आपको बता दूं। इस समय जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस है, तो उसमें धर्मराज कश्यप एक लड़का है, गुरमेल सिंह जो कि हरियाणा का है, धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश से आता है, प्रवीण लोणकर जो कि महाराष्ट्र का है, शिव कुमार उत्तर प्रदेश से, जीशान अख्तर पंजाब और एक शुभश लोणकर महाराष्ट्र। तो ये कुछ लोग हैं, इसमें से 2 लोगों की तस्वीर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर 6 लोग इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक की गिरफ्तारी आज हुई है, जो प्रवीण लोणकर है, उसको पुणे से गिरफ्तार किया गया है
और ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने वो फेसबुक पोस्ट लिखा था वो शायद उसका भाई है और वो फेसबुक पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आज इस हत्याकांड में एक बार फिर से प्रियंका चतुर्वेदी ने भी रिएक्ट किया है और एएनआई की जो हिंदी न्यूज है उसका ट्वीट मैं आपके सामने रख रही हूँ और उसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। घटना में जांच सही से होनी चाहिए और इसमें कौन जिम्मेदार है, किसी ने कुछ भी आकर कह दिया तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस प्रकार से जांच नहीं हो सकती है क्योंकि सबका भरोसा उड़ गया है और ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए या कोई न्यायिक प्रक्रिया हो जिससे कि सच सामने आए। अब आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है और एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि जो हत्यारे हैं बाबा सिद्दीकी के उनको फांसी की सजा होगी। अब केवल इस घोषणा मात्र करने से क्या होगा, क्योंकि जो पुलिस के जो इनपुट्स आ रहे हैं और जिस तरीके से जो पूछताछ का सिलसिला सारे आरोपियों से चल रहा है, तो ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में ये जो आरोपी थे इनकी जो नियत थी वो जीशान सिद्दीकी यानी कि जो बाबा सिद्दीकी के बेटे थे उनको भी मारने की थी। और जो जांच के दौरान जो बातें निकल कर आई हैं तो आरोपियों ने ये बताया कि उनका इंटेंशन ये था कि दोनों बाप बेटों को गोली से मारा जाए और बाद में जब एक ही मिला तो उन्होंने एक को गोली मारी और साथ में ये भी उनको डायरेक्शन था कि जो पहले आए उसको मार दो। अब ये आरोपी बताया जा रहा है कि पेपर स्प्रे लेकर चल रहे थे, वो पेपर स्प्रे उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। एक आरोपी ने यह भी कहा था कि वो माइनर है यानी कि नाबालिग है, तो आज उसका बोन टेस्ट हुआ है और उस बोन टेस्ट में ये बातें साफ निकल कर आई हैं कि वो नाबालिग नहीं है। यानी कि अभी भी जो पूरा मामला है वो काफी शक के घेरे में है और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एंगल इस समय क्या है। और बार बार जो 3-4 एंगल्स निकल के आ रहे हैं जब से ये फेसबुक पोस्ट आई है, अब क्या इस फेसबुक पोस्ट ने भ्रमित करने के लोगों को किया या फिर ये जो जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर, क्या लॉरेंस बिश्नोई अपनी जड़ें और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है महाराष्ट्र में? ये बड़े गंभीर सवाल है और ये एक बार फिर से मुंबई पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। महाराष्ट्र की जो सरकार है और उसके प्रशासन पर सवाल खड़े करता है क्योंकि 14 दिन पहले ही उनको धमकी मिली थी जान से मारने की। उसके बाद उनकी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी कर दी गई थी और उससे भी ज्यादा जो सवाल खड़े होते हैं कि भाई काउंटर फायरिंग क्यों नहीं हुई? जब ये 3 आरोपियों ने जब गोली चलाई, जब 5-6 राउंड गोली चलाई थी, तो साथ में जो सुरक्षा कर्मी थे, आखिर उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? ये सब बड़े कड़े सवाल हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का क्या कर रहा था? आज मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स पर प्रोग्राम मुझे करने होते हैं, तो लगातार मैं फोन पर लोगों के साथ हूं और मुंबई के बड़े-बड़े रिपोर्टर्स जो क्राइम कवर करते हैं, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को और जिन्होंने गैंग वॉर को बड़ा क्लोजली कवर किया है, उनका ये मानना है कि ये सारी जो मुसीबत है और ये जो सारा एंगल नजर आ रहा है इसमें पॉसिबिलिटीज और संभावनाएं बहुत कुछ हैं। एक इसमें बॉलीवुड को मैसेज दिया गया है, बॉलीवुड को डराने की कोशिश की जा रही है, रियल एस्टेट बिल्डर्स को डराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इसमें एसआरए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी नाम आ रहा है कि जिसका विरोध बाबा सिद्दीकी ने किया था। यहाँ पर जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है ठीक चुनाव के पहले, यानी कि उनको डराने की कोशिश की जा रही है और डराने से ज्यादा ऐसा लगता है कि तथाकथित रूप से अगर लॉरेंस बिश्नोई ही इस हत्याकांड के पीछे है तो वो एक तरीके से दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे दिन लग चुके हैं और अब हम जड़ें मजबूत करेंगे महाराष्ट्र में। लेकिन वापस उस सवाल पर आती हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और जैसा मैंने कहा कि मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा कि देखिए इस समय जो मुंबई पुलिस के अंदर 2 धड़े हैं, एक जो कमिश्नर का है और एक स्पेशल कमिश्नर का है और ये जो 2 पावर सेंटर्स मुंबई पुलिस के अंदर बने हुए हैं, इसके वजह से मुंबई पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे के एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम लेकर मैं बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने मेरे अंग्रेजी के कार्यक्रम में ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं आपसे कि उन्होंने ये कहा कि मुंबई के नेता खुद एकनाथ शिंदे की सरकार के जो नेता हैं उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस के लोग और मुंबई पुलिस के अफसर खुद शिंदे सरकार के नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं कृष्णा हेगड़े का नाम लेकर बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे एक कार्यक्रम में इस बात को कहा। तो दिल्ली के अगर पावर सेंटर्स मुंबई के अगर 2 पावर सेंटर्स बन चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट में और अगर शिंदे सरकार को ही एक धड़ा जो उसका है वो नहीं सुन रहा है, तो फिर जितने भी राजनेता हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं
उनकी जान भी खतरे में हो सकती है। ये मैं डराने के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत चिंता वाली बात है कि जिस मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी एफिशिएंसी पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, उस मुंबई पुलिस के लिए आज का जो अंडरवर्ल्ड है और जो गैंग वॉर एक बार फिर से अपना सिर उठा रहा है, वो उसको टैकल करने में नाकामयाब होगा, क्योंकि वहां पर दो पावर सेंटर्स हैं। अब मुंबई में एक्सटॉर्शन रैकेट है, अंडरवर्ल्ड है, ड्रग्स है। मुंबई एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव सिटी मानी जाती है, जहां पर लोग पैसा आसानी से और जल्दी कमाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में ये गैंग वॉर नहीं पनपेगा, इसकी क्या गारंटी। और संजय राउत ने जो बात कही कि भाई जो ड्रग, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो, चाहे फिर कोई और धंधा हो, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये जो इंडिजिनस माफिया है, अगर ये एक बार फिर से पनप रहा है, तो क्या गुजरात के एटीएस द्वारा संचालित ये जो, जिसका लॉरेंस बिश्नोई का जो हम नाम ले रहे हैं, जो अहमदाबाद की जेल में है, क्या वो जेल के अंदर से ये सारी चीजें संचालित कर रहा है। आज पंचजन्य में एक पोस्ट है जो काफी वायरल हो रही है, और उस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, उनका महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि वो जेल के अंदर बैठकर लोगों से फोन पर बात कर रहा है, हत्या के पूरे प्लान को अंजाम दे रहा है, और इधर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ चुके हैं, और या तो वो ये सारी चीजें आराम से होने दे रहे हैं। तो ये जो सवाल संजय राउत ने आज खड़े किए हैं, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और अगर वो एकनाथ शिंदे की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, अमित शाह पर सवाल खड़े करते हैं, तो ये सवाल जायज है। और बार में फिर से मैं संजय राउत का वो जो कथन है उसको रिपीट कर रही हूं कि सिंघमगिरी अगर आपको दिखानी है तो अब दिखाइए, और हिम्मत करिए कि ऐसे जो हत्याकांड को जिसने अंजाम दिया है उसको आप एनकाउंटर करके मार सके। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। ड्रग्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज गुजरात में 5,000 रुपए की जो ड्रग्स जब्त की गई है, इसका मतलब है कि देश भर में 50,000 रुपए की ड्रग्स पहले ही वितरित कर दी जा चुकी है, और जनता को यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये पैसा किसके पास जाता है। तो हमारा जो सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन वाला डिपार्टमेंट है, हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, वो आखिर क्या कर रही हैं। अगर ये गैंग वॉर का जो एंगल है पूरा, ये अगर फिर से अपना सिर मुंबई में उठा रहा है, या महाराष्ट्र में अगर ये संगठित अपराध एक बार फिर से अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर मुंबई पुलिस क्या कर रही है। तो इसको लेकर गंभीर चिंता है। लेकिन आज जो ये डिटेल सामने आए हैं कि जीशान सिद्दीकी भी उनके रेडार पर थे, जीशान सिद्दीकी को भी मारने की कोशिश की जा रही थी, और जो बात कही जा रही थी कि दोनों बाप बेटे को खत्म करो। तो आप ये सोचिए कि चुनाव के पहले अगर इस तरीके का एक हत्याकांड होता है, तो चुनावी प्रक्रिया पर भी क्या असर पड़ेगा। और जिस कृष्णा हेगड़े की मैं बात कर रही हूँ, जो एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता हैं और पूर्व लेजिस्लेटर रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनका ये कहना कि वो बहुत बेबस हैं। उन्होंने पुलिस से कई बार सुरक्षा मांगने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा उनको नहीं मिली है। सब नेताओं की, कई नेताओं की एकनाथ सरकार में सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने शेयर किया है। तो मैं एक बार फिर से इस पूरे हत्याकांड के जरिए जो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम का जो रैकेट है, और किस तरीके से बॉलीवुड को डराने की कोशिश है। सलमान खान के लिए खबरें आ रही हैं कि जो उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहां उसके सामने जो सुरक्षा है उसको और ज्यादा चुस्त कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो सलमान खान के बहाने पूरे बॉलीवुड में एक डर और दहशत का माहौल फैल चुका है। नेताओं में भी डर और दहशत का माहौल है। अब ऐसे में चुनाव करना, अब चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो सुरक्षा पर और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पर सीरियस सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार ये बात कही जा रही है कि ये जंगल राज हो चुका है। तो आज इस जंगल राज के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल एकनाथ शिंदे का इस्तीफा से बात बन जाएगी? क्या केंद्रीय मंत्री अमित शाह को इस बात का पता नहीं है कि भाई संगठित अपराध एक बार फिर से किस तरीके से सक्रिय हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जांच एजेंसीज क्या कर रही हैं, और क्या महाराष्ट्र में आप इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को गिरने देंगे और इसी तरीके से वो डिटीरियोरेट करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। तो अब ये एक राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है। और बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में न्याय कैसे मिलेगा, कौन इसकी जांच करेगा, क्या एक ईमानदार जांच हो पाएगी, क्या आरोपियों को सजा मिल पाएगी। आज एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनको फांसी होनी चाहिए। संजय राउत ये कहते हैं कि उनका एनकाउंटर करिए, जैसे कि बदलापुर इंसिडेंट में किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका असली कारण क्या है। हिट लिस्ट पर कौन था? क्या हिट लिस्ट पर सलमान खान थे,
और हिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में और भी खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान ये पाया था कि अभी कॉमेडियन जो मुनव्वर फारूकी थे, उनकी जान को भी खतरा था और वो एक फ्लाइट में जा रहे थे जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही 2 शूटर्स वो साथ में चल रहे थे। जिस होटल में मुनव्वर फारूकी ने चेक इन किया था, वो शूटर्स भी उसी होटल में पाए गए और ये सारी चीजें अब तब सामने आ रही हैं और इस समय पूरे देश की हर राज्य की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर दूरबीन लगाकर जांच करनी शुरू की है। लेकिन क्या लोग ये पता कर पाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जो अहमदाबाद जेल के अंदर बैठा है, वो जेल के अंदर से इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दे रहा है? तो ये चीजें इतनी साधारण नहीं है। पूरी चीजों का एक कॉकटेल है, मिला-जुला मिश्रण है जिसमें कि हर एंगल को, हर संभावना को इसमें तलाशा जाएगा कि हिट लिस्ट पर बॉलीवुड था, हिट लिस्ट पर क्या नेता थे, क्या हिट लिस्ट पर बिल्डर्स थे, क्या ये फिरौती का मामला था, क्या एक्सटॉर्शन का मामला था, क्या ये एक राजनीतिक विरोध था स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो लोग काफी डर गए हैं और काफी डर और भय का इस समय माहौल है मुंबई में और ठीक उस समय जब चुनाव सिर पर है। अब ऐसे में नेता जब प्रचार करने निकलेंगे तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं होगा? क्या इस समय सबकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए? और ऐसे में क्या इस तरीके की बातें जो संजय राउत ने भी की हैं, क्या वो सही नहीं है? क्या उसका आधार नहीं है? ये सारे सवाल एक लॉजिकल सवाल के रूप में इस समय उभर रहे हैं, लेकिन क्या इन सवालों का हमें जवाब मिलेगा, ये मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन हर तरीके की बातें इस समय निकल रही हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ कह लीजिए, कुछ आधार रहित बातें हैं और जिसकी तह तक पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और वही सवाल कि क्या इसमें ईमानदार जांच होगी और क्या बाबा सिद्दीकी के परिवार को इसमें न्याय मिलेगा और क्या जवाबदेही एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की इसमें तय होगी। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।